हेलो दोस्तों, आज हम लोग फूड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को पता है कि 1962 में जब चाइना से वॉर हुआ था तो भारत की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि हम गेहूं और चावल के आयातक हो गए थे। हमारे यहाँ गेहूं जो है बहुत कम उत्पादन हो रहा था और यहाँ पे जो है डिमांड बहुत ज़्यादा थी। और यही समय था जब अमेरिका ने मना कर दिया था हमें देने से। तो ये फूड सिक्योरिटी जो है भारत सरकार की अहम मतलब एक कार्य रहा है कि हमेशा हम चाहते हैं कि इस पे इंडिपेंडेंसी हो। नहीं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारी संप्रभुता को भी प्रभावित करता है। और जब हम कहते हैं कि हम विश्व के तीसरे अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं तो फूड सिक्योरिटी वाली स्थिति हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो इस संदर्भ में हम देखते हैं कि फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखेंगे आप, थर्ड चैप्टर है इकोनॉमी का, फोर्थ चैप्टर है आपका क्लास 9 का। अगर पढ़ेंगे यहाँ पे फोर्थ चैप्टर में है आपका फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। पहले व्हाट, क्या है फूड सिक्योरिटी, फिर व्हाई फूड सिक्योरिटी, हमें ज़रूरत क्यों है उसको पढ़ने की, फिर हु, कौन है फूड से इनसिक्योर हैं, फिर उसके बाद फूड सिक्योरिटी इन इंडिया कैसे सिस्टम काम करता है हमारे यहाँ। तो दो चीज़ है आपका, बफर स्टॉक है, उसके बाद पीडीएस है। आप लोग सब जानते हैं पीडीएस सिस्टम को। उसके बाद करंट जो स्टेटस क्या है पीडीएस का, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं आपका। और अगर आपने देखा होगा ये हमारा जो कैंपेन था चुनाव का, तो उसमें भी पीडीएस बहुत ज़्यादा उसमें रहा था मुद्दा। उसके बाद क्या है आपका कि करंट स्टेटस, इसका जान लेना होगा, देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, फूड सिक्योरिटी में कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसको सहकारिता कहते हैं, तो उसका क्या योगदान है ना। सहकारी समिति बहुत सारा आपने देखा होगा आसपास बनते हैं, खास करके अमूल का नाम आपने सुना होगा, मदर डेयरी का नाम सुना होगा। तो ये कैसे अहम भूमिका निभाती है फूड सिक्योरिटी में। फिर डेफिनेशन बहुत सारी चीज़ों का, हंगर का जानना होगा, क्रॉनिक हंगर जानेंगे, फिर स्टारवेशन जानेंगे आप, और फेमाइनाइन मतलब अकाल, भूखमरी, ये किस तरह से जानते हैं, मतलब क्या है ये सब भी इस आप बुक को पढ़ेंगे तो जानेंगे। अब देखते हैं कि पहली बात तो कि फूड सिक्योरिटी क्या है। तो फूड सिक्योरिटी के बारे में परिभाषा देखिए चेंज हुआ। परिभाषा कब चेंज हुआ, जब देखेंगे 1998 में जब है हमें नोबेल पुरस्कार मिला था अमर्त्य सेन को। तो 1995 में जो है यूएन ने भी, उसके पहले इन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था। जो वेलफेयर मतलब सरकार जो है एक कल्याणकारी राज्य है और लोगों के लिए कितना वेलफेयर सिस्टमेटिक तरीके से काम करती है। तो अमर्त्य सेन का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि हमारा जो फूड सिक्योरिटी है उसमें परिभाषा चेंज हुआ। पहले हम लोग फूड सिक्योरिटी क्या मानते थे कि अवेलेबिलिटी क्या है, जैसे अगर एक देश की जनसंख्या है और उसके हिसाब से हमारे यहाँ उत्पादन हुआ तो फिर हम मानेंगे कि हम जो है फूड सिक्योर्ड हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि 2 टाइम आपको खाना मिल जाए, 3 टाइम खाना मिल जाए और कैलोरी मिल जाए, ऐसा नहीं है। फूड सिक्योरिटी उससे बहुत ज़्यादा की चीज़ है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए, अवेलेबिलिटी। जो एकमात्र पहले कारण था अवेलेबिलिटी, वो तो रहेगा ही। अवेलेबिलिटी में क्या क्या देखते हैं हम, प्रोडक्शन कितना हुआ, टोटल वहाँ पे प्रोडक्शन कितना हो रहा है। फिर सब चीज़ का उत्पादन सारे देश नहीं करते हैं, तो हम जो इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट में तो कोई बाधा नहीं है, क्या हमारे इंपोर्ट सही से हो रहा है। फिर स्टॉक, मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जब हमारा फूड सिक्योरिटी की स्थिति गड़बड़ होने लग जाए, तो क्या हमारे पास स्टॉक है, पर्याप्त स्टॉक है, जिसके कारण जो है हम कहें कि हमारे पास उपलब्धता है खाने की। तो ये 3 चीज़ आप देखेंगे किसमें, अवेलेबिलिटी में। फिर एक्सेसिबिलिटी मीन्स पहुंच। अब हमारे पास खाद्यान्न है लेकिन हम सब जगह नहीं पहुंचा पा रहे हैं। पहुंचाने में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है, कि अगर सब जगह के रोड सही हैं, मतलब रिमोट एरिया में भी हम खाद्यान्न को पहुंचा पा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि एक्सेसिबल है वहां पे। उसके बाद क्या है, होर्डिंग होने लग जाता है। इसमें सरकार को जो है ध्यान देती है कि होर्डिंग नहीं हो, ताकि जो खाद्यान्न का जो काला बाजारी होता है उससे क्या होता है, प्राइस इंक्रीज कर जाता है और उससे जो है फूड इनसिक्योरिटी की समस्या बढ़ती है। तीसरा चीज क्या है, एफोर्डेबिलिटी, मतलब क्रय क्षमता को बताता है कि हम, मेरे पास जितना आय है, जितना पैसा है, उसमें क्या हम एक न्यूट्रिशियस फूड मतलब सफिशियंट मात्रा में सेफ और न्यूट्रिशियस फूड लेने के लिए काबिल हैं, क्या हमारी इतनी कैपेबिलिटी है, यानी क्षमता। तो ये हमेशा क्या बताएगा कि प्राइस जो है हमेशा फूड का क्या हो, एक लेवल में हो, ताकि सब लोग उसको खरीद सके, उनकी क्रय क्षमता के हिसाब से हो। क्योंकि इसमें क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था कि खाना सिर्फ मिल जाना, कि 2400 कैलोरी आपने पढ़ा होगा,
गरीबी में 2400 कैलोरी हमने निर्धारित किया है ग्रामीण क्षेत्र में और 2100 कैलोरी निर्धारित किया है अर्बन क्षेत्र में। तो आप देखेंगे ये समोसा खा के भी मिल सकता है। तो क्या यही भुखमरी, मतलब यही सिक्योरिटी है? इसको तो नहीं सिक्योरिटी कह सकते हैं। तो इसमें क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सफिशियंट हो, सेफ हो और आपके जो है प्राइस जितना है, मतलब आपकी जो क्रय क्षमता है उसके अंतर्गत आपको ये प्राप्त हो रही है। तो ये चीजें आप देखेंगे क्या है आपका, इसका जो डेफिनेशन करेंगे फूड सिक्योरिटी का, तो अभी यही है और यही पूर्ण इसका डेफिनेशन है। अब आते हैं हम कि वाई। दूसरा क्वेश्चन होता है कि हम फिर फूड सिक्योरिटी पर ही क्यों रहे हैं, 21वीं सदी में रह रहे हैं और हम फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब हमारे यहाँ इनसिक्योरिटी है? तो हम देखते हैं। एक तो देखिए दो चीज हमने बताया था, एक बीपीएल होता है, बीपीएल को निर्धारित करने के लिए जो है यूएन का है, भारत का है, तो इस तरह से चीजें चलती हैं। लेकिन बीपीएल में जो है वो तो हमेशा डेंजर है कि वो हमेशा जो है इनसिक्योर रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, तो इससे क्या हो गया, आपका उत्पादन जो है प्रभावित होता है और ओवरऑल जो प्रोडक्शन प्रभावित होगा तो क्या होगा। देखिए डिमांड और सप्लाई, इसी पर काम करता है पूरा इकोनॉमी। तो जब डिमांड हाई है, डिमांड मांगा जा रहा है, लेकिन सप्लाई कम हो गया, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गया। तो अब इसमें क्या होगा, जब डिमांड हाई है तो क्या होगा, प्राइस जो है बढ़ जाएगा। इसी में प्राइस जो है इंक्रीज करता है, मतलब कि उपलब्धता कम हो गई है और लेकिन लोग डिमांड कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, वहां पे प्राइस जो है बढ़ा दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या करता है, वैसे लोग जिनकी क्रय क्षमता थी कि हम वो मतलब सेफ न्यूट्रिशियस फूड खरीद सकते हैं, लेकिन इसके कारण जो है कैलामिटी के कारण क्या होता है, उनकी जो क्रय क्षमता गिर जाती है और वो भी जो है इनसिक्योर हो जाते हैं फूड से। और ये जब लॉन्ग टाइम पर रहे तो इसको क्या कहेंगे, स्टारवेशन, यानी भूखमरी की स्थिति। इसमें दो चीजें होती है, एक तो एरिया बहुत ज्यादा इसका विस्तार हो जाएगा और दूसरा क्या है, टाइम इसका ज्यादा समय तक सस्टेन करेगा। फिर जब ये मैसिव स्टारवेशन, मतलब इसका और ज्यादा विस्तार हो जाए और क्या हो कि जो है आपका टाइम ड्यूरेशन जो है बहुत ज्यादा हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे, अकाल कहेंगे हम। अकाल में क्या होता है, भुखमरी के कारण डेथ होने लग जाता है। आपको पता है कि जहां भी नेचुरल कैलामिटी वाली स्थिति होती है वहां पे क्या होता है, कॉन्टामिनेटेड वाटर होता है, डीके फूड होता है, जिसके खाने से क्या होता है, मतलब वहां के लोगों की एक तो क्या हुआ, भूखमरी के कारण क्या हुआ, उसकी जो रेसिस्टेंट पावर कम हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि जो वाटर है वो कंटामिनेटेड है और जो खाना है वो भी सड़ा हुआ है, तो क्या हो जाता है, उसकी रेसिस्टेंट पावर कम होने के कारण जो है बिल्कुल स्थिति उसकी खराब हो जाती है और यही जो है डेथ शुरू हो जाती है। तो जो बहुत ज्यादा डेथ होने लग जाता है तब उसको हम क्या कहते हैं, अकाल कहते हैं। तब देखिए 1943 में वेस्ट बंगाल में ऐसा अकाल आया था, लेकिन उसके बाद भारत नहीं आया, भारत में ऐसा अकाल। बट कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वैसे स्थिति बनी रहती है, जैसे कि कालाहांडी उड़ीसा में, काशीपुर उड़ीसा में। इन दोनों को आप लोग मैप पे भी देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछते हैं। अब देखते हैं कि हु, अगर आपने पहले के सारे चैप्टर्स को पढ़ा होगा, बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स का, और देन आपने पढ़ा होगा पॉवर्टी, पढ़ा होगा ह्यूमन रिसोर्स, पढ़ा होगा, तब उसमें आपको अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि रूरल एरिया में कौन लोग हैं जो हमेशा फूड इनसिक्योर हैं, जिनके पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, मतलब दूसरे के खेत के मजदूरी पर निर्भर हैं, उनके पास क्रय क्षमता बहुत कम है। तो ये लोग क्या हैं, कुछ ऐसे काम करने वाले लोग हैं जो लोकल आधार पे कलाकारी करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, सीजनली उनको जो है हमेशा इस तरह की समस्या होती है। अर्बन क्षेत्र में देखेंगे जो रिक्शा चालक हैं, मीन्स उनका जो है एक तो क्या है अनऑर्गेनाइज क्षेत्र में है, ऊपर से क्या है उनके पास हमेशा काम नहीं उपलब्ध होता है, तो इसलिए हमेशा मनी का फ्लो नहीं होता है। और ये जो है आपके अर्बन क्षेत्र में जिनको कहते हैं सीजनल बेरोजगारी जो है यहाँ पे, चाहे आपका ग्रामीण क्षेत्र में भी सीजनल बेरोजगारी वाले लोग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, इनसिक्योर है। मतलब सोशल ग्रुप में देखेंगे एससी है, एसटी है, फिर ओबीसी के कुछ ऐसे कास्ट हैं, कुछ लोग हैं, फिर माइग्रेटेड जो वर्कर हैं, क्योंकि उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं। देखिए ये लोग क्या है अनऑर्गेनाइज क्षेत्र में काम करते हैं और इसके कारण क्या होता है, इनको जो है कंडीशन वैसी नहीं मिलती और पैसे भी जो उनके जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी सस्टेनेबल नहीं है, वो कभी होता है कभी नहीं होता है। अब देखिए वुमेन,
विमेन हमेशा हमारे सोसाइटी में एक जो है कहा जाता है कि वो मेल न्यूट्रिशन होती हैं, और बच्चे जो उनसे पैदा होते हैं उनका भी यही स्थिति हो जाता है इस तरह के वुमेन से। तो ये भी जो है हमारे यहाँ इनसिक्योर हैं वुमेन भी एक। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कारण यही है, लैंड नहीं है उनके पास, और जो लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम है। इसके कारण सोशल ग्रुप को देखेंगे वहाँ पे गरीबी की स्थिति, मीन्स जो आप कहते हैं इनसिक्योरिटी की स्थिति है। फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट 3 जगह देखेंगे आप, जैसे यूपी है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, एमपी है, ये सब हमेशा जो है यहाँ पे स्थिति हमेशा जो है इनसिक्योरिटी वाली बनी रहती है। फिर रिमोट एरिया है जहाँ पे कि पहुँच संभव नहीं है, हमेशा नेचुरल डिजास्टर जो है आते रहते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्र को ले लेंगे तो इस तरह के एरिया में आप देखेंगे कि वहाँ पे प्रोन है नेचुरल डिजास्टर का, तो वहाँ पे जो है भुखमरी की स्थिति या फिर जो हम कहते हैं फूड इनसिक्योरिटी की स्थिति तुरंत उत्पन्न हो जाती है। तो एक वर्ग देख लीजिएगा ये कौन कौन से हैं इसमें। आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद है क्रोनिक एंड सीजनल हंगर, इसमें भारत कम हुआ है, मतलब भारत की स्थिति जो है बहुत बेहतर हुई है पहले से। 1966 में पता है आपको कि ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था, जब 1962 में युद्ध हुआ था और भारत की स्थिति बहुत खराब हो गई। तो हमारी पहली प्रायोरिटी जो थी, आप देखेंगे 5 ईयर प्लान को भी पढ़ेंगे, तो फूड इनसिक्योरिटी को खत्म करना और इंडिपेंडेंसी हासिल करना। तो उसमें क्या है, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत सारा काम जो है मतलब उस तरह से नहीं कर पाया। एक तो हमने आपको बताया था कि सब जगह जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रभाव नहीं पड़ा, कुछ क्षेत्र है कंसंट्रेटेड, जैसे वेस्टर्न यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ तो स्थिति अच्छी हुई, लेकिन आप बिहार देखेंगे, उड़ीसा देखेंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद क्या है, इससे सॉयल डिग्रेडेशन की समस्या उत्पन्न हो गई है, फिर वाटर डिग्रेडेशन की, वाटर पॉल्यूशन की समस्या उत्पन्न हो गई। तो इसके कारण क्या है, उत्पादन जो है उस तरह से नहीं हो पा रहा है, उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तब हम देखते हैं कि फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, मतलब देख लीजिए ये कंडीशन है जिसके कारण जो है इनसिक्योरिटी हमारे यहाँ है। तो हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पे काम करता है फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। देखिए 2 जो है हमारे भारत में, एक तो आपका क्या है बफर स्टॉक, आपने एफसीआई गोदाम का सुना होगा नाम, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या करती है, जमा रखती है खाद्यान्न को। सरकार क्या करती है, एमएसपी निर्धारित करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस करती है, जो कि क्या करते हैं किसान जो है किसानों से उसी दाम पे ले लेती है अनाज को, फिर उसके बाद वो पीडीएस के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करती है। किस तरह से पूरा सिस्टम काम करता है। तो एफसीआई जो है आपका एक तरह से खाद्यान्न का गोदाउन हो गया, जहाँ पे कि बफर स्टॉक बना रहता है हमेशा, कि जब भी कुछ ऐसा स्थिति आए, जब इसका 3-4 काम है, फूड डेफिसिट एरिया में खाना पहुंचाना, फिर पुअर जो स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी है उसको देना, उसके बाद क्या है एडवर्स वेदर कंडीशन अगर हो जाए तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसी स्थिति हो सकती है, जो रीजन नहीं उससे प्रभावित है वहाँ भी हो सकता है, तो वहाँ पर भी ये हमारे पास जो है बफर स्टॉक से खाना पहुँचाया जाता है। इसमें 2-4 चीज़ आप देख लेंगे। बेस प्राइस, इशू प्राइस क्या है, एमएसपी जिस पर अनाज देती है उसको कहते हैं इशू प्राइस, जो कि मार्केट प्राइस से बहुत ही कम होता है। फिर आप देखते हैं कि पीडीएस, दूसरा सिस्टम है पीडीएस। आप लोग सब जानते होंगे, राशन की दुकान जो है गांव में, सिटीज़ में और शहर में सब जगह हैं ये, इसको फेयर प्राइस शॉप भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बाजार मूल्य है उससे कम मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध होते हैं। तब ये देखेंगे हम, इस तरह से हमने 2 चीज़ें बफर स्टॉक के माध्यम से और पीडीएस के माध्यम से फूड सिक्योरिटी को बनाने का प्रयास किया है भारत में। और तीसरा चीज़ आप देखेंगे 2013 में जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया। ये बहुत बड़ा चीज़ था कि अधिकार बनाया गया। एक्ट के तहत जो है खाद्यान्न को अधिकार, मतलब डिग्निटी के साथ आपको अब जो है खाद्यान्न मिल सकता है। जैसे फूड है, न्यूट्रिशियस सिक्योरिटी है, अफोर्डेबल प्राइस, तीनों चीज़ लाया गया और विथ डिग्निटी, मतलब अब ऐसा ना हो आदमी की भूख से मरे, तो इससे बुरी स्थिति नहीं हो सकती है। इसके बाद देखेंगे 70s के दशक में 3 प्रोग्राम के बारे में बताया गया है फूड, जो कि फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम था। पहला था पीडीएस। पीडीएस हालांकि 1940s में जब बंगाल में आया था, अकाल आया था, उसके बाद लाया गया था, लेकिन इसका विस्तार किया गया इस समय। एक आईसीडीएस, आप लोग आंगनवाड़ी सब का केंद्र जानते होंगे गांव में, तो आईसीडीएस प्रोग्राम लाया गया था उस क्षेत्र में जहाँ पे अंडर डेवलप, बहुत कम डेवलपमेंट है, वहाँ पे कैसे न्यूट्रिशियस फूड उपलब्ध कराया जाए बच्चों के माध्यम से। उसके बाद 1975 में ये आया था। उसके बाद फूड फॉर
वर्क 1977 से 75 के तहत ये सब जो है फूड सिक्योरिटी के लिए भारत में कार्य करता है। अब देखते हैं पीडीएस का करंट स्टेटस क्या है। तो पीडीएस जो है जब 70 आपको पता है वो 43 में ही लाया गया था, लेकिन क्या हुआ बाद में कि उसका विस्तार किया गया। लेकिन 1992 तक क्या था, ये यूनिवर्सल था, सभी को खाद्यान्न एक ही दाम पे, मतलब सबके लिए, गरीब अमीर सब जो थे सबके पास राशन कार्ड होता था, सबको यूनिवर्सल उपलब्ध था। फिर एक रीजनल पीडीएस आया, रीजनल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1992 में आया। ये इसमें क्या किया, कुछ बैकवर्ड ब्लॉक को चिन्हित किया गया। अब जो है उसमें देखा गया कि जो लोग उसमें बैकवर्ड हैं बहुत ज़्यादा, जो कि जिनके पास इनसिक्योरिटी ज़्यादा है, तो ऐसे ब्लॉक को चिन्हित किया गया, उसके माध्यम से जो है खाद्यान्न का वितरण किया गया। फिर उसके बाद टारगेटेड पीडीएस, इसमें देखिए 1997 में लाया गया टारगेटेड पीडीएस। इसमें क्या हुआ, आपका 2 भाग में डिवाइड किया गया। ये सब कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे पीडीएस बढ़ता रहा। एक बीपीएल आया, यहाँ पे पहली बार बीपीएल और एपीएल का कॉन्सेप्ट आया। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल मतलब एबव पॉवर्टी लाइन, दोनों का 1997 में टारगेटेड पीडीएस के तहत आया। फिर अंत्योदय अन्न योजना आया 2000 में। ये क्या है, बीपीएल के अंतर्गत जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, मतलब पुअर में भी जो सबसे ज्यादा पुअर है उनके लिए ये आया, और कम दाम पे जो है उनको 35 केजी अनाज उपलब्ध कराया गया। फिर अन्नपूर्णा स्कीम भी 2000 में लाया गया। इसमें क्या था, डिस्टिट्यूट और एल्डरली पीपल, देखते होंगे भिखमंगे लोग जो मतलब जिनको दिक्कत है उनके लिए जो है लाया गया, एल्डरली पीपल, और जो जिनको खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है उनके लिए अन्नपूर्णा स्कीम। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में, इसमें प्रायोरिटी हाउस होल्ड डिसाइड किया गया, और उसको जो है अब जो यही चल रहा है आपका कि 2 रुपया केजी जो है वीट, 3 रुपये केजी राइस, और जो है अब जब वहाँ पे कुछ मोटे अनाज के क्षेत्र में है 1 रुपया केजी जो है मोटे अनाज मिलते हैं। तो ये जो है करंट स्टेटस पीडीएस का। अब देखते हैं कि कुछ इसमें दिक्कत भी है। पीडीएस में क्या दिक्कत है, आप देखेंगे कि बहुत जगह ऐसा होगा कि जो राशन के जो दुकान के जो मालिक हैं वो क्या करते हैं कि जो उनको सरकार की तरफ से जो अनाज मिलता है वो जाके मार्केट में, ओपन मार्केट में ज़्यादा प्राइस के कारण बेच देते हैं, और क्या करते हैं वो खराब अनाज जो है उपलब्ध करवाते हैं लोगों को। दूसरा चीज़ क्या होता है आपका कि आप कभी कभी जाएंगे पीडीएस की दुकान में तो वो रेगुलरली नहीं खुला मिलेगा, जबकि ये नियम है कि अगर उनको जाना है, अगर बंद करना है तो उनको नोटिस बोर्ड लगा देना पड़ेगा और तब जाके उनको बंद करने को रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो एक तो मैं मतलब बाहर बेच दिया अनाज तो क्वालिटी खराब क्वालिटी का देने लगे, और दूसरा जो है इरेगुलर है ओपन करने में दुकान को, तो इससे क्या हो जाता है। और तीसरा चीज यहाँ पे क्या हुआ, पहले क्या था, पुअर और नॉन पुअर दोनों को मतलब एक ही रेट पे मिलता था। अब क्या हो गया कि पुअर जो है उनको कम रेट पे मिलता है और नॉन पुअर को थोड़ा ज़्यादा रेट पे मिलता है, और मार्केट से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है उसके दाम में। तब ये क्या करते हैं कि जो नॉन पुअर हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ से खरीदते नहीं हैं। तब 3 तरह की समस्या में क्या हो जाता है यहाँ पे कि एक प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ, और फिर से वो जो अनाज है गोदाउन में देखेंगे उसका जो है पीडीएस की दुकान में वो हमेशा जब भी जांच किया जाता है तो वो भरा ही रहता है अधिकांश समय में। तो ये कहा जाता है फिर एफसीआई में उठकर जाता है, मतलब स्टॉक में फिर से चला जाता है और खराब अनाज चला जाता है। तब ये क्या होता है, एफसीआई का जो आप देखेंगे हर समय आप आता होगा इतना चूहा अनाज खा गया, इतना अनाज सड़ गया, ये समस्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। उस पहली बात, जब उतना अनाज रखना पड़ता है तो उसका कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा हाई कैरिंग कॉस्ट हो जाता है, वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्वालिटी जो है बहुत खराब हो जाती है, और ये समस्या भी जो है एफसीआई में बहुत ज़्यादा है। इसका दूसरा कारण यह भी है कि एमएसपी जो है सरकार बहुत हाई रखती है एमएसपी को, तो क्या करते हैं किसान लोग को अच्छा पैसा मिलता है, और ये जो है किसान कोशिश करते हैं, मतलब ये ज़्यादातर क्या करते हैं, ये जो सरकार का दुकान है मतलब वहीं पे जाके आपने देखा होगा कि अधिप्राप्ति होती है, धान अधिप्राप्ति होती है, तो वहीं पे जाके सारा ये अपना अनाज बेच देते हैं। और ये जो है यहाँ पे एक तरह से देखेंगे तो स्टॉक बहुत ज़्यादा हो गया, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गया, फूड की क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो ये सब एक समस्या है भारत के सामने, जो एफसीआई के सामने, उस पर कैसे काम किया जाए ये आप देख लीजिएगा। दूसरा आप देखिए रोल ऑफ कोऑपरेटिव, तो आप देखेंगे ये कोऑपरेटिव जो है सहकारिता जो है ये सहकारी समिति की तरह होती है। खास करके आप देखेंगे भारत में सदर्न स्टेट और
वेस्ट रीजन में ये बहुत अच्छा काम करती है। आप लोगों ने अमूल का नाम सुना होगा। अमूल कैसे है कि वहाँ से आसपास के सारे गांव के लोग जिनके पास ज़्यादा दूध होता है वो एक जगह इकट्ठा करते हैं और वहाँ जमा करते हैं, उनको अच्छा मतलब प्राइस भी मिल जाता है उसका। और जो है एक मदर डेयरी, इस तरह से आप देखेंगे दूध की क्रांति जो कहते हैं उसी के कारण आई। मदर डेयरी भी यही काम करती है, यहाँ पे दिल्ली में है वो। फूड सिक्योरिटी में ये कैसे काम करता है, तो ये जो है लोगों को लोअर प्राइस, जो सरकार जो प्राइस डिसाइड करती है उसी पे इनको उपलब्ध कराना होता है। तो आप देखेंगे एक तरह से ये फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, चूंकि वहाँ के ग्रामीण लोग ही इसमें सहकारिता में शामिल होते हैं। तो ये जो है एक तरह से देखेंगे कि वहाँ के लोगों के लिए जो है इनकम का अच्छा सोर्स जनरेट करता है। और तमिलनाडु में बोला जाता है 94% जो है वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से ही चलता है। बहुत सारे एनजीओ हैं महाराष्ट्र में, वहाँ भी आप देखेंगे। लेकिन हम देखेंगे कि बिहार जैसे राज्य सब में ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं है। तो ये क्यों नहीं सफल है, इस पर एक क्वेश्चन बन जाता है। तो इस तरह देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आपके बनते हैं। और इसको अगर आप अच्छे से समझेंगे, मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है, आप एक बार बुक देखिए, उसको समझिए और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी बन जाएगी। धन्यवाद।